नमस्कार, रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केदारनाथ में मंगलवार को हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 7 लोगों की मौत हुई। यूपी के राज्य कर्मियों के अलावा देवरिया गोरखपुर की जनता को सरकार से तोहफों की बौछार हुई। डेंगू के प्रकोप से कहां-कहां हाहाकार हुई। इस तरह की तमाम बड़ी खबरों पर आज हमारी नजर होगी। ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी जो है वो इसको लेकर जानकारी देंगे, पूरी अपडेट बताएंगे। खबर को लेकर बात होगी रिपोर्टर लाइव में तमाम बड़ी खबरों की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ, उत्तराखंड से जो आज खबर सामने आई। हेलीकॉप्टर उत्तराखंड में क्रैश हुआ, इसको लेकर लगातार हमने आपको जानकारी दी और हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोग जो हैं उनकी मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि हादसा मौसम खराब होने की वजह से हुआ और यह हादसा केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी में हुआ। हेलीकॉप्टर में गुप्त काशी से केदारनाथ के लिए उड़ान जो भरी गई थी उसको लेकर तमाम वहां पर लोग उसमें सवार थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैंथुरा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के बीच एक दुखद खबर है। केदारनाथ घाटी में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई है। 7 लोगों में कह सकते हैं कि पायलट सहित 7 संख्या है, जिसमें 3 यात्री गुजरात के थे, 3 चेन्नई के थे और पायलट मुंबई का रहने वाला था। आज सुबह ये गुप्त काशी से इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। केदारनाथ में यात्रियों ने दर्शन किए। उसके बाद केदारनाथ से वापस गुप्त काशी के लिए हेलीकॉप्टर आ रहा था, जिसमें गरुड़ चट्टी के पास यानी केदारनाथ से 2 किलोमीटर आगे गरुड़ चट्टी के समीप एक चट्टान से टकराने के बाद यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि सातों के सातों लोग यानी पायलट सहित 7 के लोगों की जान इस दुर्घटना में चली गई। केदार घाटी में अक्सर जो मौसम होता है, जो बदलता हुआ मौसम है, वो अक्सर चुनौती यहाँ पर देता है और इस चुनौती से पार पाने के लिए वहाँ पर अनुभवी जो पायलट होते हैं उनको लगाया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से नियमों की धज्जियाँ वहाँ पर उड़ रही है उसको लेकर अक्सर जो खबरें आती हैं तो उसी की राजधानी यहाँ पर देखने को मिली। इन नियमों का पालन नहीं हो पाया, जिसके चलते केदारनाथ घाटी में एक और बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हुई है। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इससे पूर्व में भी जब 2013 में भीषण केदारनाथ आपदा आई थी तब भी 2 हेलीकॉप्टर वहां पर क्रैश हुए थे और इसी तरह का जान माल का नुकसान हुआ था। आज केदार घाटी में जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर था और ये कंपनी लगातार वहां पर हेली सेवाएं दे रही थी। लेकिन आज जिस प्रकार से इस केदार घाटी में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उससे सीधे तौर पर फिर डीजीसीए के नियमों के उल्लंघन के यहाँ पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं, जिस पर डीएम के नेतृत्व में यूकाडा ने भी जांच टीम गठित करने के लिए कहा, क्या कुछ उस जांच रिपोर्ट में निकल कर आ पाता है, जो दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे से पहले ये घटना सीधे तौर पर एक बार फिर सुर्खियां बन गई है और उसको लेकर अब सरकार गंभीर मुद्रा में आ गई है कि आखिर आने वाले दिनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए और ठोस कदम उठाए जाएं। कैमरामैन हसुनिया साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। गोंडा जिले के करनैलगंज कोतवाली में हुए एक सड़क हादसे में एक कार ने स्कूल जा रहे 4 मासूमों को टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर ही 3 मासूमों की मौत हो गई और इस घटना की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमानाथ तिवारी। गोंडा जिले में आज भीषण सड़क हादसा हुआ और इस सड़क हादसे में 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। जिले के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के चौरी बाजार के समीप एक तेज रफ्तार कार ने 4 मासूम बच्चों को उस समय रौंद दिया जब चारों बच्चे स्कूल जा रहे थे। इसमें मौके पर ही 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। उस बच्ची को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस समय हम जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में है, जहां पर उस बिटिया को भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि उस बिटिया की हालत कैसी है और कि ये जो सर्जिकल वार्ड है महिला जिला अस्पताल का, यहाँ पर ये बिटिया जो चोटिल हुई है वो सड़क हादसे में वो यहाँ पर भर्ती है। इसके सिर में मामूली सी चोट आई है। ये भी उन चारों बच्चों के साथ थी जब सड़क हादसा हुआ। जब उस हादसे में इसके साथ के 3 बच्चों की मौत हो गई। 2 इसकी सगी बहनें थी, एक इसका चचेरा भाई था जिसकी इस हादसे में मौत हुई है और ये बिटिया वहां पर घायल हुई थी। हालांकि इसको कम चोट लगी थी, ये मामूली रूप से घायल हुई थी। इसको समय पर उपचार मिला और इसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब इसकी हालत डॉक्टरों ने स्थिर बताई है। कुछ देर पहले यहाँ पर डीएम डॉक्टर उज्जवल कुमार मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने इसका हालचाल पूछा है। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे का संज्ञान लिया है और मौके पर वहां डीएम और एसपी को मौके पर जाकर बच्ची का हालचाल लेने और जो दोषी कार चालक है उसकी धरपकड़ के लिए उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही साथ जो राहत और बचाव कार्य है उसके लिए भी सीएम योगी ने निर्देशित किया है। उमानाथ तिवारी, गोंडा, इंडिया वॉइस।
राज्य में निवेश के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंगलवार को यूएस से आए डेलीगेट से मुलाकात हुई और ये बहुत महत्वपूर्ण मानी गई। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी ने यूएस से आए डेलीगेशन से मुलाकात की और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही। फरवरी 2023 में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2 को योगी सरकार न सिर्फ कामयाब बनाने की महत्वाकांक्षा में है, बल्कि उसको ज़मीन पर उतारने की कोशिश में भी जुटी दिखाई दे रही है। आज यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की तरफ से एक पार्टनरशिप डीड, एक समझौता, एक करार हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जब बैठक हुई, आज एक प्रतिनिधिमंडल जो कि 31 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल था, उसने मुलाकात की मुख्यमंत्री आवास पर। तो उसी समय ये घोषणा भी की गई कि आने वाले समय में अमेरिका से निवेश के लिए माकूल माहौल तैयार करने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए बाकायदा जो इन्वेस्टर समिट है, वो इन्वेस्टर समिट एक आधार तैयार करेगा। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की तरफ से प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज पर न सिर्फ भरोसा जताया, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर पॉलिसी और जो निवेश के लिए जो माकूल माहौल है उसकी जमकर तारीफ भी की। इस पूरे प्रतिनिधिमंडल में बैंक ऑफ द वेस्ट की प्रेसिडेंट, सीईओ नंदिता बख्शी, स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह मेटा, फेसबुक के पब्लिक पॉलिसी हेड राजीव अग्रवाल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के सीईओ जरीन दारूवाला और भारत सरकार के पूर्व विदेश सचिव कमल सिंबल सहित जो मुकेश अघी जो कि सीईओ और प्रेसिडेंट हैं यूपीएसआईएसपीएफ के, वो भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर ये कहा जाए तो आने वाले समय में 2023 का फरवरी महीना उत्तर प्रदेश में निवेश की नई पटकथा लिखता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल योगी सरकार इसी मंसूबे के साथ तमाम लोगों से मुलाकात कर रही है और इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए बेताब भी नजर आ रही है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया वॉइस, लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों, पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का वर्तमान जो दर है उसमें अब बढ़ोतरी की है। 34% को बढ़ाकर 38% सीएम योगी आदित्यनाथ ने करने की मंजूरी दी है। और इस दिवाली तोहफे पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रियम पाठक। यूपी सरकार दीपावली के अवसर पर राज्य कर्मचारी और पेंशनरों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। इस तोहफे के जरिए प्रदेश सरकार अपने राज्य कर्मचारी और पेंशनरों को महंगाई भत्ते के साथ में बोनस देने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इसको लेकर घोषणा कर दी गई है कि इस बार दीपावली से पहले ही सभी प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों को योगी सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। कर्मचारियों को बोनस के साथ बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने का ऐलान प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है, जिसके चलते वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए राज्य कर्मचारियों को 6,908 रुपये का बोनस और महंगाई भत्ता 34% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई है। सरकार ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की वर्तमान दर 34% से बढ़ाकर 38% कर राज्य कर्मचारियों को एक बड़ी राहत और कह सकते हैं बड़ा दीपावली का तोहफा देने का प्रयास किया है। सरकार की इस घोषणा के बाद सरकार के वित्तीय व्यय की अगर बात करें तो 1022 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यवहार जो है वो प्रदेश सरकार पर पड़ेगा और महंगाई राहत को लेकर जो 38% की दर से भुगतान प्रदेश सरकार करने जा रही है उस पर सरकार को 296 करोड़ रुपए का मासिक व्यवहार आएगा। लेकिन दीपावली से पहले सरकार की तरफ से ये घोषणा राज्य कर्मचारी और उत्तर प्रदेश के पेंशनरों के लिए एक बड़े तोहफे के तौर पर है। लंबे समय से प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स इसकी मांग कर रहे थे कि उनके महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाए और दीपावली से पहले प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा कर इन कर्मचारी और पेंशनरों की दीपावली को और रंगीन कर दिया है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस। बुलंदशहर के खुर्जा नगर में हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय तस्कर रहे कुर्बान के घर और अन्य ठिकानों पर मंगलवार को एनआईए की टीम ने छापेमारी की और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण शर्मा। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और यूपी के बुलंदशहर में आज एनआईए की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। सूत्रों की माने
दोस्तों, एनआईए की टीम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर बुलंदशहर के खुर्जा से हुई हथियार की सप्लाई को लेकर छापेमार कार्रवाई की है। आपको बता दूं, बुलंदशहर खुर्जा नगर क्षेत्र के एक मोहल्ले में आज सुबह एनआईए की टीम ने रेड मार दी, जिसमें स्थानीय पुलिस भी शामिल थी। आपको बताते चलूं कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जो पंजाब में हुआ था, उसमें जो हथियार सप्लाई हुई है उसकी सूचना को लेकर यहाँ पर पहले भी रेड एनआईए की टीम ने छापेमार कार्रवाई की थी और फिर से और हथियार कहाँ सप्लाई हुए थे उसको लेकर आज फिर से छापेमार कार्रवाई की गई है। छापेमार कार्रवाई के दौरान यहाँ पर परिवार के कई लोगों से पूछताछ की है और लंबी पूछताछ की गई है। आपको बता दें कि एनआईए की टीम ने छापेमार कार्रवाई में कुछ ज़रूरी दस्तावेज यहाँ से लेके गई है और गहरी पूछताछ भी की गई है। बुलंदशहर के खुर्जा में जो छापेमार कार्रवाई की गई है वो कई घंटे तक चली थी। अभी तक इस मामले में जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड था उसमें जो हथियार सप्लाई हुए हैं उसमें अभी तक किसी ने बुलंदशहर के अधिकारी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। बांदा जेल में बंद मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई और कोर्ट में चल रहे इस मामले की पड़ताल की हमारे सहयोगी मयंक त्यागी ने। घटना 18 मार्च 1999 की है, जब जिला प्रशासन और आगरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई के साथ केंद्रीय कारागार आगरा में छापा मारा था। मुख्तार अंसारी बाहुबली के बैरिक में मोबाइल, सिम और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुई थी। तत्कालीन जगदीशपुरा थाना अध्यक्ष शिव शंकर शुक्ला की शिकायत पर पूरा मुकदमा दर्ज किया गया था। समय बीतता गया, तारीखें पड़ती गईं। इसी को लेकर आज 18 अक्टूबर को इस पूरे मामले में सुनवाई थी, जिसमें तत्कालीन एडीएम सिटी AK सिंह व एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट PN दुबे की गवाही आज हुई है। इससे पूर्व लगभग 25 लोगों को इस मामले में गवाही के लिए बुलाया जा चुका है। आपको बता दें कि केंद्रीय कारागार अधीक्षक केदारनाथ व तत्कालीन DM RK तिवारी की भी गवाही इसमें हो चुकी है। मामले में तारीख लगातार पड़ती जा रही हैं। जल्द ही एक बड़ा फैसला और संबंधित मामले को लेकर सामने आएगा। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस, आगरा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों की कथित साजिश को लेकर JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद के खिलाफ UAPA के तहत मामले दर्ज किए हैं और दर्ज मामले में जमानत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारी सहयोगी पूजा झा। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को आज दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उमर खालिद पर UAPA के तहत जो रोक लगी है उनका प्रावधान लागू होगा। प्रथम दृष्टया से उमर खालिद पर जो भी आरोप लगे हैं वो सही पाए गए हैं, जिसके चलते उनकी जमानत याचिका जो है खारिज की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और 9 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज उन्होंने अपना फैसला सुनाया, जिसमें उमर खालिद की जमानत याचिका को खारिज किया गया है। आपको ये भी बता दें कि उमर खालिद पर दिल्ली दंगों के दौरान साजिश रचने का आरोप है। उन पर दिल्ली दंगों की साजिश और मुस्लिम छात्र हैं उनको भड़काने का आरोप लगा है, जिसको दिल्ली हाईकोर्ट ने सही पाया है इन आरोपों को और इसी के चलते उनकी जमानत याचिका आज खारिज कर दी गई है। अपने सहयोगी निकांत गुप्ता के साथ मैं पूजा झा, दिल्ली। अमरोहा में गन्ना मिल के रिटायर्ड कर्मचारी की नौकर ने ही हत्या कर डाली है और घर में रखे जेवरात और कैश लेकर फरार हो गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रिटायर्ड कर्मचारी की निर्मम हत्या कर दी। घर में ही रहने वाले नौकर ने हत्या कर दी और हत्या करके घर का सामान लेकर फरार हो गया। मामला अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के आरजू इनकलेब कॉलोनी का है, जहां पर रिटायर्ड कर्मचारी सुभाष चंद्र दुबे अकेले रहते थे, जिन्होंने 8 दिन पहले अपने घर में एक गुरुग्राम के रहने वाले नौकर को रखा था, जो आज रात उनकी हत्या करके मौके से फरार हो गया है और घर में रखा कीमती सामान जेवरात लेकर फरार हो गया। वहीं सारे मामले में सूचना पर
पुलिस भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची है। जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है और वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और जल्द इसका वर्कआउट करने की बात कही है। वहीं पुलिस द्वारा बताया गया कि जो नौकर था जो सामान लेकर फरार हुआ है वह जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। फिलहाल पुलिस सारे मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है और सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जनपद में पहाड़ी नदियों में के कहर से लगातार सिद्धार्थनगर के तो तमाम जिले हैं उनमें हफ्तों भर से इसी तरह की तस्वीर सामने आई है जिसमें बाढ़ देखने को मिली है। बाढ़ की चपेट में तमाम जिले रहे हैं और लोग इस बाढ़ के कहर को झेल रहे हैं। जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं NH-28 पर पानी चढ़ गया है और पानी चढ़ जाने की वजह से रोड बंद कर दिया गया है। वहां पहुंचकर हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश यादव ने। सिद्धार्थनगर जिले में इन दिनों नदियों का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा, बूढ़ी राप्ती और राप्ती नदी इस कदर बढ़ रही हैं कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जोगिया कोतवाली है जो कि आप देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ। कुछ दिन पहले यहाँ थाना चला करता था, आज पानी भरा हुआ है। ऐसे में ये थाना किस तरह चलता होगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से पानी भरा हुआ है। बूढ़ी राप्ती और राप्ती नदियों का जलस्तर इतनी तेज़ी से बढ़ा हुआ कि 450 गांव जो है पानी में है और वहीं 150 गांव मैरून भी हो चुके हैं। ऐसे में लोग आप देख सकते हैं किस तरह से पानी में घुस के आए जा रहे हैं और जान जोखिम में डालकर नदी में घुस के ये बाढ़ के पानी में सड़क को क्रॉस कर रहे हैं, जबकि सड़क को बैरियर लगा के रोका गया है फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं, जान जोखिम में डालकर रोड को पार कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया। प्रयागराज में इन दिनों डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और जिले में अभी तक 463 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं और डेंगू के जिस तरीके से कहर की जानकारी मिल रही है इस पर ज्यादा अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी शोएब रिजवी। संगम नगरी प्रयागराज में भी डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम बेली अस्पताल में है। बेली का एक वार्ड है जिसकी 25 की कैपेसिटी है और फुल है मरीजों से इस वक्त अस्पताल। और ये सिर्फ बेली का हाल नहीं है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज के अंदर जितने भी सरकारी अस्पताल हैं ज़्यादातर में यही हालात देखने को मिल रहे हैं। और यही नहीं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो भी इस वक्त फुल हाउस है और लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से लगातार डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ रही है, प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि ऐसे हालात में मरीजों को किस तरह से इलाज मिल सके, उनकी व्यवस्थाएं की जाए। उसके लिए प्रशासन भी कोशिश कर रहा है। कई सरकारी अस्पतालों ने अपने जो वार्ड हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ाई है, वहाँ पे बेड्स की संख्या बढ़ाई है। कई वार्ड में जो डेंगू मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ाकर के, उनकी बेड की संख्या बढ़ाकर के उन्हें लिया जा रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है कि जो डेंगू के मरीज हैं उनका समुचित इलाज हो सके। हालांकि जिस तरह से, जिस स्पीड से डेंगू के लगातार मरीज निकल रहे हैं उससे प्रयागराज प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है। हालांकि प्रशासन ने ये दावा किया है कि डेंगू के मरीजों के लिए उन्होंने समुचित व्यवस्थाएं की हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में डिप्टी सीएम सहित कई मंत्रियों ने भी यहाँ पर दौरा किया था और हिदायत दी थी कि किसी भी मरीज को कोई परेशानी न हो। ऐसे में अब प्रशासन के लिए जहाँ चुनौती है वहीं आम लोगों से जवाहिर भी अपील कर रहा है कि खासतौर से अपने घर के आसपास पानी ना इकट्ठा होने दे, फुल आस्तीन के कपड़े पहने ताकि जो डेंगू का मच्छर है वो उन पर अटैक न कर सके और सावधानी करते हुए अपना बचाव करने की कोशिश करें ताकि वो बीमार होने से बच सके। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहीं अस्पतालों में भी सुबह से ही मरीज जो हैं लगातार अस्पताल में पहुंच रहे हैं और सुबह से ही बेड के लिए अस्पताल में पहुंचे मरीज परेशान हो रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, इस खबर पर पड़ताल की हमारे सहयोगी विवेक कश्यप ने। लगातार राजधानी लखनऊ में डेंगू के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तमाम जो ज़िलों से अस्पताल से रिफ़र किए जाते हैं, या तो लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में रिफ़र किए जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में या सिविल हॉस्पिटल में। आपको सिविल हॉस्पिटल के हालात दिखाना चाहेंगे। पेशेंट है लेकिन उनको बेड नहीं मिल रहे हैं। लगातार जो यहाँ पर बाहर से मरीज आ रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि यहाँ पर बेड खाली नहीं है। मरीजों को बाहर स्ट्रेचर पर ही लेटा दिया जाता है। मरीजों की जो हालत है वो काफ़ी रूप से गंभीर है, कोई मदद नहीं की जा रही है। साफ तौर पर जो अस्पताल का प्रशासन है वो कोई मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहा है। आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर बेड नहीं है क्योंकि डेंगू के पेशेंट है। तो हमारे साथ मरीज के तीमानदार, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? राजा बाजार से आए हैं। क्या समस्या है आपको, क्या बोल रहे हैं?
हमको कहा है कि अभी बेड मिलेगा तभी आप भर्ती करेंगे, वरना अभी नहीं कर पाएंगे। कह रहे नहीं है तो ले जाइए इनको। अभी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर से कोई बातचीत हुई है? डॉक्टर साहब ने कहा कि बेड मिलेगा तभी आपको भर्ती किया जाएगा। और कागज आगे सब बन गया है लेकिन भर्ती नहीं कर रहे हैं। क्या आपको परेशानी है आपके पेशेंट को? मम्मी को हमारे सांस की बीमारी, पूरे बदन में दर्द है और दिमाग में भी दर्द है हमारे, और बहुत सांस फूल रही है, मगर पेशेंट को मतलब अभी तक नहीं पलंग मिला हुआ है। कितने बजे से आप यहाँ पर हैं? 8 बजे से आए हुए हैं। सुबह 8 बजे से? सुबह 8 बजे से आए, 10 बजे भर्ती लिख दिया है लेकिन अभी तक बेड नहीं मिला है। अच्छा, तो ऐसे ही पूरे हालात हॉस्पिटल के आपको अंदर और ले जाना चाहेंगे। और भी पेशेंट यहाँ पर हैं जो कि साफ तौर पर देखेंगे कि जो स्ट्रेचर है उस पर लेटे हुए हैं, ये बाराबंकी से आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल के लाचार है वो पूरी तरह से बदरुस्त हैं। और साथ ही महिला, उनसे बात करिए कि कहाँ से आई हैं? हम इटोरा गांव से आए सर। अब क्या समस्या है आपके पेशेंट को? हमारे पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है, बुखार है, हाथ पैर में खून की कमी है, घबराहट बहुत होती है, बीपी एकदम से हाई हो जाती है सर। अभी तक बेड नहीं मिला, स्ट्रेचर पे लेटी हैं क्या हॉस्पिटल? अभी यहाँ बेड मिलने की सर संभावना है, लेकिन पूरे अस्पताल भर में हमको कहीं बेड नहीं हुई। इतनी बदतमीजी से डॉक्टरों ने बात किया सर, मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी तक कौन कौन सा हॉस्पिटल से होकर आप यहाँ पर आए? हम सर वहाँ बाराबंकी से वहाँ गए, नहीं बाराबंकी से इसमें गए हैं सर, लारी में गए, वहाँ गए, उन्होंने रिफ़र कर दिया तुरंत रामा में गए सर। वहाँ से 12 बजे रात में बाहर निकाल दिया, बोले निकलो नहीं, हम सामान बाहर रख रहे हैं, आप अपना देखा काम करो। हम कोई हेल्प कर ही नहीं सकते हैं। हमने रोने लगे बहन को लेके, हमारे साथ में कोई भी नहीं था, दोनों बहनें थी। बिजनौर में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए राकेश टिकैत जो हैं वो पहुंचे और नुमाइश ग्राउंड में चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण उन्होंने किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जाहिर अहमद। बिजनौर जिले में आयोजित हो रही किसानों की महापंचायत में शामिल होने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत पहुंचे हैं। राकेश टिकैत ने किसानों की समस्याओं को उठाते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राकेश टिकैत का साफ तौर पर कहना है कि अभी तक गन्ने का बकाया भुगतान नहीं हो पाया है, जबकि नया सीजन चालू होने वाला है। साथ ही राकेश टिकैत ने जनता को संबोधित हुए और किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार जो है देश के किसानों को गरीब करना चाह रही है, जबकि किसानों की पॉलिसी के लिए सरकार अभी कुछ नहीं सोच रही है। राकेश टिकैत ने जहां एक तरफ सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं किसानों से कहा कि किसानों की लड़ाई अभी लंबी लड़नी पड़ेगी, कितना वक्त लगेगा ये तो कहना पाना मुश्किल है, लेकिन किसानों का आंदोलन अभी लंबा चलाना जरूर पड़ेगा। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वाइस। दिल्ली की आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ का मामला लगातार चल रहा है। इस पर बार पलटवार का दौर भी जारी है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई दफ्तर में जाने से पहले, कल सीबीआई दफ्तर जाने से पहले मनीष सिसोदिया ने साफ अपना बयान देते हुए कहा है कि जिस तरीके से मुझे जो है सीबीआई कोर्ट में फंसाया जा रहा है शराब नीति को लेकर, वहीं उधर से मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मुझे गुजरात चुनाव के लिए प्रचार के लिए जाना था, लेकिन कल जो है 9 घंटे से ज़्यादा मनीष सिसोदिया से सीबीआई दफ्तर में पूछताछ हो रही थी। वहीं जो है भाजपा ने अपने हल्ला बोलते हुए कहा है, जो भाजपा के नेता हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने जो है मनीष सिसोदिया पर जो है टिप्पणी करते हुए कहा, अवैध टिप्पणी करते हुए कहा है कि जिस तरीके से भाजपा मनीष सिसोदिया जो है बच रहे हैं, जांच अधिकारियों की जो जांच है वो पूरी तरीके से जांच सही तरीके से नहीं हो पाई है। उसमें जो है साफ यही कहा है कपिल मिश्रा ने, भाजपा नेता ने, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से जांच अधिकारियों के सामने झूठे बयान मनीष सिसोदिया दे रहे हैं, आखिर पूरी तरीके से जो जांच होगी उसमें जो जांच में जो है मनीष सिसोदिया दोषी पाए जाएंगे। वहीं मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो है एक भी अभी तक सीबीआई के पास में कोई ऐसे दस्तावेज नहीं पाए गए हैं। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ ट्वीट करते हुए कहा है कि मनीष सिसोदिया निर्दोष है, उन्हें जो है फंसाया जा रहा है। भाजपा की तरफ से हल्ला बोलते हुए बोला गया कि जो भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने कहा है कि आखिरकार जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जांच अधिकारियों के सामने झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें जो है साफ यही कहा गया कि आखिरकार मनीष सिसोदिया दोषी हैं और दोषी को जो है सजा
दी जाएगी, उसको देखते हुए उधर से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और तमाम जो नेता थे उनके साथ में कल जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनमें जो है आधे से ज़्यादा नेताओं को कल पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया गया था। खुद संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद है उन्हें हिरासत में ले लिया गया था, उनके साथ में विधायक भी जो है हिरासत में ले लिए गए थे, तमाम नेता वहाँ हिरासत में ले लिए गए थे। लेकिन उनके घर के बाद धारा 144 भी लगा दी गई थी। लेकिन कपिल मिश्रा ने जो है साफ साफ यही कहा है कि मनीष सिसोदिया झूठ बोल रहे हैं और झूठे लोगों से जो है जांच अधिकारी जो है पूरी तरीके से जांच की जाए, आखिरकार जो जांच है इसमें दोषी करार पाए जाएंगे। कैमरामैन संदीप के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वर्ल्ड। लखनऊ के होटल लेवाना अग्निकांड में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अब कानून की कार्रवाई की मांग उठ रही है और इस खबर पर ज्यादा अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी चंदन वर्मा। लेवाना अग्निकांड की लपटें भले ही शांत हो गई हों, लेकिन मामला अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। एक और नया लुक मामले में देखने को मिल रहा है। मृतका जसप्रीत कौर की मां ने न्यायालय में अर्जी डालकर यह कहा है कि इस मामले में जो लोग जिम्मेदार थे उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसमें एलडीए सहित 21 लोगों के नाम शामिल है। अगर इनके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज होता है तो यह एक बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी। पीड़ित की तरफ से प्रशासन को चेताने का काम किया जाएगा कि किस तरीके से प्रबंधन चलता है, किस तरीके से प्रशासन चलाया जाता है। सीख होगी पूरी ब्यूरोक्रेसी के लिए और उन तमाम अधिकारियों के लिए जो इस अग्निकांड में जिम्मेदार हैं, जिनके घर का व्यक्ति चला गया, उनका जो दर्द है इस मामले में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। चिताएं शांत हो गई हैं, लेकिन मामला अभी भी तूल पकड़े हुए है। अब देखना यह होगा, मुकदमा दर्ज होता है तो इस पर कार्रवाई किस तरह की होती है। कैमरा पर्सन सुरेश चंद्रा के साथ इंडिया वॉइस चंदन वर्मा, लखनऊ। तो फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।